हेलो एवरीवन, नमस्कार। सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रियांशु है और हम लोग एथिक्स पेपर से रिलेटेड डिफरेंट जो कोट्स हैं थिंकर्स के, फिलोसफर्स के, उनके विषय में चर्चा करेंगे। ये एक नई सीरीज होगी जिसमें कि हम इम्पॉर्टेंट थिंकर्स, फिलोसफर्स के कोट्स को लेंगे, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसको एथिकल पर्सपेक्टिव से, नैतिकता के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। आज हम लोगों ने अल्बेर कामू के एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोट को लिया है। यह कोट कहता है, द नीड टू बी राइट इज़ द साइन ऑफ अ वल्गर माइंड। सही होने की आवश्यकता एक विकृत मस्तिष्क को प्रदर्शित करती है। द नीड टू बी राइट इज़ द साइन ऑफ अ वल्गर माइंड। हर परिस्थिति में सही होने का प्रयास करना, हर परिस्थिति में सही होने की अनिवार्यता रखना, हर परिस्थिति में अपने आप को सही साबित करना, यह एक मानसिक विकृति, एक विकृत मानसिकता को सिग्निफाई करता है, दर्शाता है। अल्बेर कामू के बारे में हम लोग जानेंगे और इस कोट का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम में एथिक्स के पेपर में आपसे कोटेशंस को उनके कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस को बताने के लिए कहा जाता है। आपसे उनके सिग्निफिकेंस पूछे जाते हैं, आपसे उनका महत्व क्या है, आप उनसे क्या समझते हैं, इस विषय में पूछा जाता है। तो अल्बेर कामू का यह जो कोट है, द नीड टू बी राइट इज़ द साइन ऑफ अ वल्गर माइंड, हम देखते हैं कि मनुष्य हमेशा सही होने का प्रयास करता है। वह कभी भी अपनी गलती नहीं मानता। हम कभी अपनी गलती मानते हैं? बहुत कम लोग अपनी गलती मानते हैं। और जो लोग अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, सच में वही व्यक्ति महान होता है, सच में वही व्यक्ति चरित्रवान होता है। तो अल्बेर कामू अपने इस कोट के माध्यम से एक बहुत ही सिग्निफिकेंट संदेश नैतिकता का देते हैं, जिसमें उनका कहना है कि हमेशा सही होने की अनिवार्यता, हमेशा ये मानना कि मैं ही सही हूँ, यह एक गलत मानसिकता है। इट इज़ द साइन ऑफ अ वल्गर माइंड, यह एक विकृत मानसिकता है। अल्बेर कामू के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो वह अल्जीरियाई मूल के फ्रेंच दार्शनिक थे। उनका जन्म अल्जीरिया में हुआ था और फिर बाद में वह फ्रांस चले गए। वह फ्रेंच एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर थे। एग्जिस्टेंशियलिज्म दर्शन की एक धारा है, अस्तित्ववाद एक प्रकार का दर्शन है, उसके विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अल्बेर कामू एक फ्रेंच एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, वह लेखक भी थे। उन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला। 1957 में अल्बेर कामू को जब साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला तो वह साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे सबसे यंगेस्ट व्यक्ति थे। 1957 में उनकी आयु केवल 44 वर्षों की थी और नोबेल प्राइज के इतिहास में साहित्य में सबसे कम उम्र में, सबसे कम आयु में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर प्राप्त करने वाले व्यक्ति रुडयार्ड किपलिंग हैं। तो ये सब आपको फैक्ट्स डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। रुडयार्ड किपलिंग सबसे युवा व्यक्ति हैं नोबेल प्राइज जीतने वाले। केवल 41 ईयर्स की आयु में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो अल्बेर कामू लेखक थे, नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उनके कुछ यदि हम महत्वपूर्ण वर्क्स की या रचनाओं की बात करें, उपन्यास और निबंधों की बात करें, तो उनके नाम हैं द स्ट्रेंजर, द प्लेग, द मिथ ऑफ सिसिफस, द फॉल, द रेबेल। ये सब उनके कुछ इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। अभी चर्चा आई एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलॉसफी की, अस्तित्ववादी दर्शन। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या होता है, अस्तित्ववाद क्या होता है? अस्तित्ववाद यह दर्शन की एक विचारधारा है। हम क्या मानते हैं? हम सभी मानते हैं, हम में से अधिकांश लोग मानते हैं कि सृष्टि किसी ईश्वर ने रची है और ईश्वर की इच्छा के अनुरूप सृष्टि में सभी घटनाएं घटित होती हैं। मनुष्य का आचरण, मनुष्य के कर्म, उसके एक्शंस भी ईश्वर के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। लेकिन अस्तित्ववादी दर्शन का मानना है, अस्तित्ववादी दार्शनिकों का मानना है कि व्यक्ति अपने कर्मों के लिए स्वयं जवाबदेह होता है, स्वयं जिम्मेदार होता है। व्यक्ति अपने कर्मों को खुद चुनता है, हम अपने एक्शंस खुद करते हैं और हम एक सेल्फ डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल हैं। हमारे बदले हमारे कर्मों का कोई फैसला नहीं करता। तो अस्तित्ववादी दर्शन व्यवहारिक और यथार्थवादी दर्शन है, जिसका मानना है कि सृष्टि के पीछे कोई ईश्वर नहीं है, हम मनुष्य ही अपने कर्मों को निर्धारित करते हैं, अपने एक्शंस को डिटरमाइन करते हैं और उसके अनुरूप कार्य करते हैं। तो अल्बेर कामू एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट दार्शनिक थे,
अन्य अगर आप अस्तित्ववादी दार्शनिकों की बात करें तो उनमें महत्वपूर्ण नाम जीन पॉल सार्त्र का आता है, हिडेगर का आता है, किरकेगार्ड का आता है और अल्बेर कामू भी एक अस्तित्ववादी दार्शनिक माने जाते हैं। इसीलिए उनकी रचनाओं में, उनके लिटरेचर में भी उस एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलॉसफी की झलक दिखती है। हालांकि अल्बेर कामू एक रिजिड एथिस्ट नहीं थे, एक कट्टर नास्तिक व्यक्ति नहीं थे। वह सभी प्रकार की विचारधाराओं को लेकर ओपन माइंडेड व्यक्ति थे, जो कि उनके आज के कोटेशन की जो हम लोग चर्चा करेंगे उस कोटेशन में उनके उसी टॉलरेंट विचारधारा, उसी सहिष्णु जो उनका स्वभाव रहा, उसकी झलक मिलती है। अब हम ये देखें, द नीड टू बी राइट इज़ द साइन ऑफ अ वल्गर माइंड। सही होने की अनिवार्यता एक विकृत मस्तिष्क का सूचक है, एक वल्गर माइंड को प्रदर्शित करती है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हमारे जीवन में विभिन्न परिस्थितियां होती हैं, कई सारे सर्कमस्टांसेस आते हैं। जीवन एक समान तो नहीं होता, हम सबके जीवन में कई सारे सिचुएशंस आते हैं, कई सारी परिस्थितियां आती हैं। और अगर कोई व्यक्ति हर परिस्थिति में इंसिस्ट करे, अगर यह दावा करे कि वह सही है, अगर हम हर परिस्थिति में अपने आप को सही बताएं, तो यह क्या प्रदर्शित करता है? यह प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति अपने स्वभाव में रिजिड है, हम अपने स्वभाव में जड़ हैं। हमें ये लगता है कि हम हर परिस्थिति में सही हैं। क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा किसी व्यक्ति को लगता है तो वह एक रिजिड स्वभाव का व्यक्ति है। उस व्यक्ति के अंदर बदलाव की कोई संभावना नहीं है, उसके अंदर चेंज को लेकर चेंज की कोई टेंडेंसी नहीं है, परिवर्तनशीलता स्वीकार नहीं होती वैसे व्यक्ति को, वह परिवर्तन नहीं चाहता अपने विचार में, अपनी गतिविधियों में। तो वैसा व्यक्ति नो चेंजर कहा जाता है। और हम जानते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, जो परिवर्तित नहीं होता वह जड़ हो जाता है, और जड़ता या रिजिडिटी व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाती है। परिवर्तनशील समाज ही आगे फलता फूलता है। वैसा व्यक्ति मोनोमैनियाक हो जाता है। मोनोमैनियाक हम उसे कहते हैं जो किसी एक ही चीज़ को लेकर, किसी एक आइडिया या ऑब्जेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो। अपनी सोच को ही लेकर कई बार व्यक्ति ऑब्सेसिव हो जाता है। उसे लगता है कि मेरा विचार ही सर्वश्रेष्ठ विचार है, मैं सबसे बेहतर सोच पा रहा हूँ या पा रही हूँ। तो किसी एक विचार या वस्तु को लेकर बहुत एक्सेसिव ऑब्सेशन हो जाना, बहुत उसको लेकर अपना ही दृष्टिकोण सही मानना, इसे हम मोनोमैनियाक अवस्था बोलते हैं। तो वैसा व्यक्ति क्या होता है? रिजिड हो जाता है। जबकि अगर हम मैग्नैनिमस एक्सेप्टेंस का भाव रखें, अगर हम किसी को पराजित भी कर दें तो यह भाव रखें कि वह भी सही हो सकता है या वह भी सही हो सकती है। हर पराजित व्यक्ति तो हर हमेशा गलत नहीं होता, हो सकता है हमारे शत्रु भी कुछ मामलों में सही हो। तो इस प्रकार का बोध रखना, मैग्नैनिमस एक्सेप्टेंस रखना कि मैं भी अपने जीवन में गलत हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, यह व्यक्ति को एक विचारवान व्यक्ति बनाता है, यह व्यक्ति को एक थॉटफुल ह्यूमन बनाता है। एक ऐसा विचारवान व्यक्ति जो कि जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग और डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को स्वीकार करता है, विविध वो दृष्टिकोण को अपनाता है, विविध दृष्टिकोण को स्वीकार करता है और मानता है कि वैसे दृष्टिकोण भी सही हो सकते हैं, हमारे शत्रु भी सही हो सकते हैं। ऐसे कहा जाए तो शत्रु तो कोई है नहीं। शत्रुता गांधी जी ने कही थी कि किसी व्यक्ति से बैर नहीं करना चाहिए, उसकी बुराइयों से बैर करना चाहिए। फिर भी अगर हम देखें कि हमारे जो कंपटीटर हैं, हमारे प्रतिपक्षी हैं, वैसे व्यक्ति भी कहीं पर सही हो सकते हैं। और इस चीज़ का बोध रखना, इस चीज़ को लेकर एक उदारता रखना, यह एक विचारवान व्यक्ति होने को दर्शाता है, एक थॉटफुल ह्यूमन बीइंग को दर्शाता है। अब ये देखिए कि जीवन, हर किसी का जीवन बहुत जटिल होता है। हम कहें कि जीवन हर किसी के लिए साधारण है और सरल है, क्या ऐसी बात है? जीवन तो जटिल है, सभी के जीवन में संघर्ष है और साथ ही साथ जीवन इगैलिटेरियन भी है। लाइफ समतावादी है। जीवन क्या है? समतावादी है। सभी के लिए भले ही परिस्थितियां अलग अलग हों, पर जीवन में अवसर तो हर किसी को प्राप्त होते हैं। जीवन में चुनौतियां भी अगर प्राप्त होती हैं तो जीवन में अवसर भी हर किसी को प्राप्त होता है। जीवन अच्छाई और बुराई के हर पक्ष से हर व्यक्ति को रूबरू कराता है। तो इस हम दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि लाइफ इज़ इगैलिटेरियन। वह समान परिस्थितियां हर किसी के सामने प्रस्तुत करता है। अब कोई व्यक्ति वैसी परिस्थिति में अहंकार धारण कर लेता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, और कोई व्यक्ति अपने अंदर दयालुता और उदारता रखता है।
अपने प्रतिपक्षी को भी लेकर उदारता रखता है। तो लाइफ इतना इंट्रिकेट है, लाइफ बहुत जटिल है, इसमें कई सारे इमोशंस हैं, सुख है, दुख है, खुशी है, क्रोध है, ईर्ष्या है, कई तरीके के इमोशंस हैं, प्रेम है, घृणा है। तो जीवन में मिक्स्ड इमोशंस है, साथ ही साथ पैराडॉक्सेस भी हैं। लाइफ में क्या है, द्वंद्व भी है, पैराडॉक्सेस भी है। एक ही साथ लगता है ये भी सही हो सकता है, वो भी सही हो सकता है। तो जीवन हमें पैराडॉक्स ऐसा लगता है, जीवन हमें अंतर द्वंद्वी लगता है। और अपहीविल्स भी हैं, हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में अप एंड डाउन्स नहीं होते? सभी के लाइफ में अपहीविल्स होते हैं, उतार चढ़ाव होता है, और कई तरीके के रंग लिया हुआ जीवन होता है। जीवन एक रंगी नहीं होता, जीवन एक बहुरंगी बागान की तरह होता है जिसमें अलग अलग रंगों के फूल खिले होते हैं। तो लाइफ इज फुल ऑफ कलर्स। तो इस तरीके से जीवन की जो जटिलता है, इसमें अगर हर परिस्थिति में क्या कोई व्यक्ति दावा कर सकता है कि वह सही हो? क्या व्यक्ति चाहकर भी हर परिस्थिति में सही हो सकता है? जो यह चाहे कि मैं हर परिस्थिति में सही हूँ और अपने गलतियों को स्वीकार न करे, या ये मानने से मना कर दे कि मैं कभी गलती भी कर सकती हूँ या कभी मैं गलती भी कर सकता हूँ, यह जड़ता की निशानी है, यह अहंकार का बोध है। हमें दूसरों को भी सही होने का अधिकार देना चाहिए। यदि हम मानते हैं कि हमें सही होने का अधिकार है, तो हमारे प्रतिद्वंदी को भी, हमारे शत्रु को भी तो सही होने का अधिकार है। तो हम कभी ये भी मान लें कि हो सकता है हम गलत हों और हमारे प्रतिद्वंदी सही हों, हमारे राइवल्स सही हों, वो कहीं पर सही हो सकते हैं। तो यदि हम ये मानते हैं कि दूसरे भी सही हो सकते हैं, तो यह हमें अलग अलग विचारों को, अलग अलग दृष्टिकोण को स्वीकार करने की बुद्धि देता है, स्वीकार करने की प्रेरणा देता है, और साथ ही साथ अलग अलग पर्सपेक्टिव को वैलिडेट करने की भी प्रेरणा देता है। यदि हम मानें कि दूसरे भी कभी सही हो सकते हैं, तो हमें ये लग सकता है कि उनका भी दृष्टिकोण सही होगा। तो यहाँ पर सामंजस्य की बात है, हार्मनी की बात है। जीवन जड़ता में नहीं है, जीवन बदलाव, परिवर्तन और स्वीकार्यता में है। तो इस चीज़ को अल्बert कामू अपने कोट के माध्यम से कहना चाहते हैं, द नीड टू बी राइट इज़ द साइन ऑफ अ वल्गर माइंड। हम लोग इसी की व्याख्या कर रहे हैं। तो ये क्या है कि जीवन में जो जटिलता है, इसे हम एक्नॉलेज करते हुए यदि दूसरे के भी सही होने के अधिकार को मानते हैं, तो यह हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव को लेकर, अलग अलग दृष्टिकोणों को लेकर यह हमें खोलता है, अलग अलग दृष्टिकोणों के प्रति हमारी दृष्टि को खोलता है, हमारी दृष्टि को व्यापक बनाता है, और हम एक बेहतर मनुष्य बन सकते हैं। आप देखें कि आदि शंकराचार्य, जो कि अद्वैत वेदांत शाखा के दार्शनिक थे, जिन्होंने कि अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया था, तो आदि शंकराचार्य और एक अन्य विद्वान मंडन मिश्र के बीच में जो दार्शनिक शास्त्रार्थ हुआ था, उसकी बड़ी चर्चा की जाती है। तो शंकराचार्य उच्च कोटि के, सर्वोत्कृष्ट कोटि के वो दार्शनिक थे, और वह ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले दार्शनिक थे। उनका मानना था कि ज्ञान के मार्ग से ही अंतिम सत्य की प्राप्ति या अंतिम सत्य का बोध हो सकता है, मोक्ष मिल सकता है, सैल्वेशन या लिबरेशन मिल सकता है। आदि शंकराचार्य ज्ञान मार्गी थे, और मंडन मिश्र जो कि एक गृहस्थ व्यक्ति थे, मंडन मिश्र वो कर्म की प्रधानता में विश्वास रखते थे, वो कर्म मार्गी थे। तो उनका जो दर्शन है वो कर्म मीमांसा का दर्शन है। आदि शंकराचार्य का दर्शन अद्वैत वेदांत का दर्शन है। मंडन मिश्र चूँकि कर्म मीमांसा में विश्वास रखते थे, उनका मानना था कि वेदों के अनुरूप कर्मकांड करने से और गृहस्थ धर्म का पालन करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो दोनों के बीच में जब शास्त्रार्थ हुआ, हम जानते हैं आदि शंकराचार्य ने अल्प आयु में ही पूरे भारत के बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में परास्त किया था। तो मंडन मिश्र से जब उनका शास्त्रार्थ हो रहा था, तो दोनों के बीच में मॉडरेटर की भूमिका निभाई थी मंडन मिश्र की पत्नी उभया भारती ने। और उभया भारती मंडन मिश्र की पत्नी थी, वह भी उत्कृष्ट विद्वान थी। शी वॉज ऑल्सो अ स्कॉलर, वह भी उत्कृष्ट विद्वान थी। तो उन दोनों के बीच में जब शास्त्रार्थ हुआ और शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को पराजित कर दिया, परंतु मंडन मिश्र यह मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि उन्हें कोई परास्त भी कर सकता है, वह गलत भी हो सकते हैं। तो उभया भारती ने मंडन मिश्र को फटकार भी लगाई थी कि आप इस भ्रम में हैं कि आप कभी गलत नहीं हो सकते,
आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। इसीलिए आप शंकराचार्य के द्वारा हरा दिए जाने के बावजूद भी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो हमें ये दर्शाता है कि व्यक्ति बहुत विद्वान भी हो और यदि उसमें खुद के गलत होने की बात को स्वीकार कर पाने की क्षमता ना हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं जड़ हो जाता है। अब जैसे देखें कि राइट टू बी राइट, अल्बेर कामू क्या कह रहे हैं कि द नीड टू बी राइट इज द साइन ऑफ अ वल्गर माइंड। ये क्या दर्शाता है कि व्यक्ति हमेशा सही होने का दावा कर रहा है। व्यक्ति यह दावा कर रहा है कि उसे सही होने का अधिकार है, तो इसे राइट टू बी राइट कहा गया है। राइट टू बी राइट कि मैं हर परिस्थिति में सही हूं, मैं गलत हो ही नहीं सकता, मुझे सही होने का अधिकार है। तो नैतिकता को लेकर यह दृष्टिकोण, सही होना हम सब चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि हम गलतियां ना करें, लेकिन मौलिक प्रश्न यह है कि क्या हम सभी हर परिस्थिति में सही हो सकते हैं? हमेशा तो हम सही नहीं हो सकते। तो क्या हम हर परिस्थिति में यह दावा कर सकते हैं कि हम सही ही होंगे? यदि हम दावा करते हैं इस चीज़ का, अगर हम इसका हक जताते हैं, अधिकार जताते हैं राइट टू बी राइट का, तो यह एरोगेंस को प्रदर्शित करता है, यह हमारे अहंकार को प्रदर्शित करता है, यह अनैतिक है और यह व्यक्तित्व का दोष है कि आई नो बेस्ट, मैं सर्वश्रेष्ठ जानता हूँ, मेरी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ और मैं ही सब कुछ जानता हूँ। तो आई नो बेस्ट का जो एक भाव आता है व्यक्ति के अंदर, वह इसी राइट टू बी राइट से आता है कि मैं हर परिस्थिति में सही होने का हक है, मुझे अधिकार है मुझे, और मैं कभी गलत ही नहीं हो सकता, जबकि ऐसा नहीं है। अब देखिए आप कि अल्बेर कामू का यह जो फोकस है, जो उनकी एम्फेसिस है नॉट बीइंग राइट पर, कि हम हर परिस्थिति में सही नहीं हो सकते, उनका जो इस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस उन्होंने अपने इस कोट के माध्यम से किया है, वह इस चीज़ की ओर दर्शाता है कि हमें अपने विरोधियों के भी, हमें अपने विपक्षियों के भी सही होने को कभी कभी स्वीकार करना चाहिए। वी शुड एक्सेप्ट ओपोनेंट्स टू बी राइट ऑल्सो। हमारे जो प्रतिपक्ष में लोग हैं, हमारे प्रतिद्वंदी हैं, वह भी सही हो सकते हैं। केवल हमारे लिए तो सृष्टि में सही होना तय नहीं किया गया है, दूसरा व्यक्ति भी सही हो सकता है। जीवन क्या है? जीवन इगैलिटेरियन है, यह हर किसी को अवसर देता है, हर किसी को बुद्धि और विवेक देता है। तो वैसे में केवल हम सही हैं ये कहना उपयुक्त नहीं है। जब हम अपने ओपोनेंट्स को भी मानते हैं कि वो सही हो सकते हैं, तो अल्बेर कामू इसी चीज़ के ऊपर अपने कोट के माध्यम से संकेत कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि यह एक इक्वल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करता है। यह दो लोगों के बीच में या प्रतिद्वंदियों के बीच में एक इक्वल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करता है, जहाँ पर कि व्यक्ति एक समतल स्तर पर एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंदिता कर सकते हैं। यदि आप दूसरे को अवसर ही ना दें, कई बार ऐसा होता है हम बोलते बोलते दूसरे को टोक देते हैं, बोलने का भी मौका नहीं देते, सुनते भी नहीं हैं। हमें ये लगता है कि जो हम बोल रहे हैं वही सबसे बेहतर है और दूसरे व्यक्ति को ही सुनना चाहिए, क्योंकि हम गलत हो ही नहीं सकते। तो अल्बेर कामू ने कहा कि ऐसा करके आवर इंसिस्टेंस ऑन बीइंग राइट, हम ऐसा करके दूसरे व्यक्ति को अपनी बात कहने का मौका नहीं देते हैं और यह इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ओपोनेंट्स भी सही हो सकते हैं। इस चीज़ को स्वीकार करने के बाद ही वो इक्वल प्लेइंग फील्ड इस्टेब्लिश होता है, तब कहीं जाकर प्रतिस्पर्धा समानता की होती है। ठीक है। और उनका ये कहना है कि कोई भी योद्धा, कोई भी रेबेल, कोई भी विद्रोही जो कुछ बदलाव चाहता हो, जो कुछ अच्छा चाहता हो समाज में, वैसे व्यक्ति के लिए एथिकल होना अनिवार्य है। टू बी अ रेबेल इज टू बी एथिकल। यदि कोई व्यक्ति बदलाव चाहता है, अगर वो विद्रोही है, तो अगर कोई व्यक्ति विद्रोही है तो वो नैतिक होगा ही होगा। बिना नैतिकता के कोई विद्रोही नहीं हो सकता। बिना नैतिकता के कोई व्यक्ति अच्छे बदलाव नहीं ला सकता समाज में। उसका कारण ये है कि जो एक योद्धा होता है, एक जो रेबेल होता है, वो कभी जजमेंटल नहीं होता। वो किसी चीज़ को लेकर पूर्व धारणा नहीं बनाया होता है। वह सही को सही और गलत को गलत समझता है, परंतु वह दूसरे को भी सही मान सकता है, अपने आप को भी गलत मान सकता है। यह अपने आप में धारणा रखना कि मैं हमेशा सही हूँ और दूसरा हमेशा गलत है, यह एक जजमेंटल एटीट्यूड है, जिसमें कि हम अपने आप को हमेशा बेहतर जज करते हैं। आप देखें कि हमेशा छोटे से बड़े चीज़ का महत्व है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक छोटा फूल भी, एक छोटा सा कहीं पर खिला हुआ फूल भी प्रकृति में खूबसूरती जोड़ता है।
वह दुनिया को सुंदर बनाता है। एक छोटा फूल भी दुनिया को अपने तरीके से सुंदर बनाता है। एक बार क्या हुआ, छोटी सी कहानी है कि पहाड़ में और एक गिलहरी में वाद विवाद होने लगा। तो पहाड़ ने गिलहरी को कहा कि तुम तो इतनी छोटी हो, तुम्हारा तो अस्तित्व ही व्यर्थ है। मैं देखो मैं कितना बड़ा हूँ, मैं पर्वत हूँ, मैं महान हूँ। तो गिलहरी ने कहा कि भले ही मैं आकार में तुमसे बहुत छोटी हूँ, तुम अपने सीने पर वन को धारण किए होते हो, तुम्हारे सीने पर जंगल उगते हैं, मेरे सीने पर जंगल नहीं उगते, परंतु मैं ही वो नट्स कैरी करती हूँ जिससे कि ये पूरे जंगल तुम्हारे सीने पर उगते हैं। यदि वो गिलहरी, हम जानते हैं कि ट्रीज़ के और प्लांट्स के प्रोपेगेशन में गिलहरियों की बहुत भूमिका होती है। तो गिलहरी ने कहा कि यदि मैं इन नट्स को अलग अलग जगह डिस्पर्स नहीं करूं, बिखराऊं नहीं, तो तुम्हारे भी सीने पर जंगल नहीं उगेगा। तो कोई कितना छोटा हो, कोई कितना बड़ा हो, कोई हमारा कितना भी बड़ा शत्रु हो, लेकिन हर किसी के प्रति हमें यह जजमेंटल एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। छोटा से छोटा चीज़ भी और बड़ा से बड़ा चीज़ भी प्रकृति में और सृष्टि में अपने ढंग से वो सुंदरता जोड़ता है, अपने ढंग से सही हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही व्यक्ति हर परिस्थिति में सही हो। आप सबों ने न्यूटन मूवी देखी होगी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी थी। सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए तो इसे और देखनी चाहिए कि एक आइडियलिस्ट, एक आदर्शवादी व्यक्ति जब जीवन के व्यवहारिक परिस्थितियों का सामना करता है, वह जब चाहता है कि जनता में बदलाव आए और देश में बदलाव आए, तो किस तरीके से वह द्वंद्व का सामना करता है। तो न्यूटन मूवी में एक सीन आता है जहां पर कि संजय मिश्रा इलेक्शन इंस्ट्रक्टर की रोल में इस मूवी में उन्होंने एक छोटी सी भूमिका प्ले की है। तो संजय मिश्रा वह न्यूटन को कह रहे होते हैं, न्यूटन जो कि राजकुमार राव ने उस मूवी में लीडिंग रोल प्ले किया है, तो वह राजकुमार राव को कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता है न्यूटन, तुम्हारी समस्या क्या है, यू नो योर प्रॉब्लम न्यूटन। तो न्यूटन उनसे कहता है कि मेरी ईमानदारी, क्योंकि वो व्यक्ति इतना आदर्शवादी और ईमानदार खुद को समझता है कि उसे हर जगह कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो व्यक्ति कहता है मेरी ईमानदारी। तो संजय मिश्रा जो इलेक्शन इंस्ट्रक्टर रहते हैं वो कहते हैं नो, योर एरोगेंस अबाउट योर ऑनेस्टी। अपने ईमानदारी का घमंड, यह तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। जब तुम ईमानदार होने का घमंड छोड़ दोगे, जब तुम ये मान लोगे कि केवल तुम ही ईमानदार हो, जब तुम केवल ये मानते हो कि तुम्हारी ईमानदारी कहीं ना कहीं तुम दूसरे के ऊपर एहसान कर रहे हो ईमानदार होके, तो पूरी समस्या यहीं से आती है। तो ये एक छोटा सा एक दृष्टांत है और न्यूटन मूवी का। अब आप ये देखिए कि एक्सेप्टिंग दैट वंस नॉट राइट एट अ स्पेसिफिक टाइम और मोमेंट, यदि कोई व्यक्ति यह समझता हो कि वह भी गलत हो सकता है किसी क्षण में, अगर कोई व्यक्ति यह मान ले कि वह हर परिस्थिति में सही है, तो इसको लेकर परवीन साकिर जो कि पाकिस्तान की एक बहुत ही मशहूर और उर्दू भाषा की बड़ी शायरा हुई, तो परवीन साकिर का एक शेर है कि तुम्हारा यह इसरार कि तुम ही सही हो, तुम्हारा यह इसरार कि तुम ही सही हो, हमारे रिश्ते को तल्ख कर गया। अगर किसी संबंध में व्यक्ति होता है, एक रिलेशन में या रिलेशनशिप में होता है, और व्यक्ति ये माने कि केवल वो ही सही है, तो परवीन साकिर कहती हैं कि हमारे रिश्ते को तल्ख कर गया। यही एटीट्यूड कि मैं ही हमेशा सही हूँ, यह हमारे रिश्ते को खराब कर गया। उन्होंने फिर ये भी एक शेर कहा है कि हर जगह कोई सही हो नहीं सकता, हर जगह तो कोई सही हो नहीं सकता, कभी अगले को भी मौका दो सही होने का। तो शेर के माध्यम से भी कवियों ने, चिंतकों ने, दार्शनिकों ने अपनी अपनी बात रखी है कि हम हमेशा सही नहीं हो सकते। अगर हम हमेशा सही होने का दावा करते हैं तो यह हमारा लोगों के साथ संबंधों को खराब करेगा, इससे संबंध खराब होंगे, बिगड़ेंगे। अच्छा, अब ये देखिए कि यदि कोई व्यक्ति मानता है कि वह भी किसी क्षण में सही हो सकता है, ठीक है, तो यह एक इवॉल्विंग माइंड का सूचक है, यह साइन ऑफ इवोल्यूशन है। आप जिस क्षण ये मानने लगें, ये समझने लगें कि किसी क्षण मैं भी गलत हो सकती हूँ, किसी क्षण मैं भी गलत हो सकता हूँ, तो यह प्रदर्शित करता है कि आपकी मस्तिष्क जो है वह इवॉल्व कर रही है, आपका व्यक्तित्व विस्तृत हो रहा है, व्यापक हो रहा है, आपकी सोच विकसित हो रही है। और किस तरीके से, तो अगर कोई व्यक्ति ये मानता है कि किसी क्षण के लिए वह गलत हो सकता है, तो फिर वो क्या करेगा, वो अपनी रणनीतियों को फिर से
रिवाइज करेगा, रिकंसीडर करेगा कि मेरी स्ट्रैटेजी सही तो नहीं है। साथ ही साथ वह दूसरे के भी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आकलन करेगा, दूसरे की भी कमजोरियों को, अपने प्रतिद्वंदी के कमजोरी को, उसकी ताकत को आंकने का प्रयास करेगा। और साथ ही साथ अगर वह इस तरीके से सोचना शुरू कर देगा व्यक्ति, तो यह एक स्वस्थ मस्तिष्क की निशानी है, यह एक व्यापक दृष्टिकोण की, एक ब्रॉड आउटलुक की निशानी है कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो ब्रॉडर है। हम कहते हैं ना किसी के विषय में कि इस व्यक्ति का जो आउटलुक है वो बड़ा ब्रॉड है, यह व्यक्ति स्टेट्समैन के तरीके से सोचता है। कुछ नेताओं को स्टेट्समैन कहा जाता है, राजनयिक कहा जाता है, क्यों? उनका जो व्यू है वह ब्रॉड होता है। तो उस तरीके से यह एक इवॉल्विंग माइंड की निशानी है। हर हमेशा ये सोचना कि मैं गलत हो ही नहीं सकता, मैं सर्वशक्तिशाली हूँ। तो व्यक्ति जब इस तरीके से, मैं सर्वज्ञानी हूँ, व्यक्ति जब इस तरीके से सोचता है तो वह अपना ही क्षति कर रहा होता है। आप देखिए कि युद्ध में भी कभी कभी अपने रणनीति में परिवर्तन करना यह युद्ध के लिए एक आवश्यक, मतलब यह चतुर युद्ध कौशल की निशानी है। किस तरीके से? यहाँ पर कृष्ण का संदर्भ और उदाहरण आता है। हम जानते हैं कि उन्हें, कृष्ण को प्यार से रणछोड़ दास भी कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? युद्ध भूमि में कृष्ण, जब उनका मगधराज जरासंध के साथ युद्ध हुआ तो जरासंध युद्ध में कालयवन को भी ले आया, और कालयवन को भगवान शंकर से यह वरदान प्राप्त था कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता है, उसे कोई अपनी शक्ति से नहीं हरा सकता है, किसी अस्त्र से नहीं हरा सकता है, किसी परिस्थिति में कालयवन पराजित ही नहीं हो सकता है। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया कि जब युद्ध भूमि में कालयवन से लड़ाई होने लगी तो कृष्ण भगवान युद्ध भूमि से भाग गए, युद्ध भूमि छोड़ दी उन्होंने। यह एक स्ट्रैटेजी में चेंज है। अल्बर्ट कामू क्या कहते हैं कि आवश्यक नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वही हमेशा सही हो। तो कृष्ण ने सोचा कि यह व्यक्ति को अगर वरदान मिला हुआ है तो इस तरीके से इसे पराजित नहीं किया जा सकता है। हम जानते हैं कि कृष्ण वह चतुर युद्ध कौशल में बहुत निपुण थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक वो गुफा की ओर भागे जहां पर कि इक्ष्वाकु नरेश मांधाता के पुत्र और दक्षिण कौशल के राजा मुचकुंद शयन कर रहे थे, सो रहे थे। और मुचकुंद चूंकि देवताओं की जो है दानवों से लड़ाई हुई थी तो मुचकुंद आराम कर रहे थे, बहुत दिनों से युद्ध किया था। इंद्र ने उन्हें आराम करने के लिए कहा था और वरदान दिया था कि आपके यदि नींद में कोई डिस्टर्ब करेगा तो वो व्यक्ति जलकर भस्म हो जाएगा। और कृष्ण को ये बात पता थी, तो उन्होंने युद्ध में अपनी नीति को फिर से रिवाइज किया और कालयवन जब सामने आया तो भागकर वो गुफा में गए जहां पर कि राजा मुचकुंद सो रहे थे। उन्होंने अपनी पीताम्बर उनको ओढ़ा दी और जब पीछे से भागता भागता कालयवन आया, उसने देखा कि अरे ये तो कृष्ण ही होगा। उसने लात मारकर उठाया और जैसे ही मुचकुंद की दृष्टि पड़ी कालयवन पर, वह जलकर भस्म हो गया। तो आप ये देखें कि अपनी रणनीति को युद्ध के बीच में कृष्ण ने रिवाइज किया और फिर उन्हें एक ऐसे व्यक्ति को पराजित किया जिसे कि अमर होने का वरदान था, कोई मार ही नहीं सकता है, और विजित होने का वरदान था। तो हम ये देखते हैं कि अपनी रणनीति में रिवाइज करना यह एक अच्छी बात है। साथ ही साथ महाभारत में विदुर का संदर्भ आता है। हम जानते हैं कि विदुर कौरवों के महामंत्री थे। विदुर एक अत्यंत धर्मपरायण व्यक्ति थे। उनकी इम्पार्शियल जजमेंट पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। विदुर धर्मज्ञानी थे और वह बहुत विवेकशील व्यक्ति माने जाते थे। यह माना जाता था कि विदुर नैतिकता के साक्षात उदाहरण हैं। तो विदुर नीति जो कि आपको महाभारत के उद्योग पर्व में मिलती है, विदुर नीति लीडरशिप पर, नेतृत्व पर विदुर का सिद्धांत है कि एक लीडर को, एक राजा को किन नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। तो विदुर नीति आप देखेंगे तो उद्योग पर्व में, महाभारत में उसका उल्लेख किया गया है। विदुर ने धृतराष्ट्र को कहा कि जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, महाभारत की लड़ाई हुई थी, क्या वो केवल कौरवों के कारण हुई? क्या उसमें पांडवों का कोई दोष नहीं था? विदुर का कहना था कि यदि कौरव इस युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं तो इस युद्ध के लिए पांडव भी जिम्मेदार हैं। और उनका आर्गुमेंट क्या था? उनका आर्गुमेंट ये था कि पांडव अपने आप को हर परिस्थिति में सही मानते हैं। उन्हें ये लगता है कि केवल उनके साथ गलत हुआ है। उन्हें ये लगता है कि वे ही केवल नीति परायण हैं, केवल वे ही नैतिकता के मार्ग पर चल रहे हैं। और ये जो उनका अहंकार है, ये भी महाभारत के युद्ध का एक कारक था। केवल कौरव जिम्मेदार नहीं है। और उन्होंने अपनी बात को आगे बताया कि पांडव कभी भी अपने वीकनेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। उन्हें ये लगता है कि वो सर्वशक्तिशाली हैं। वह कभी भी अपने वीकनेस को
एसेस करने के लिए रेडी नहीं है और वो कभी मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी तरफ से भी गलतियां हुई हैं। जबकि हम जब महाभारत पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि पांडवों की भी ओर से कई गलतियां हुई। तो विदुर का ये कहना कि पांडव कभी भी अपने आप को गलत मानने के लिए तैयार नहीं थे और अंततः इतना बड़ा सर्वनाश हुआ, इतना बड़ा विनाश हुआ, तो इस चीज़ को दर्शाता है। हम इसे अल्बेर कामू के उस कोट से जोड़कर देख सकते हैं कि किस तरीके से हमेशा सही होने का दावा करना यह एक विनाशकारी अभिवृत्ति है। यहाँ पर जैन दर्शन का एक सिद्धांत अत्यंत अहम है। जैन दर्शन में स्यादवाद का एक सिद्धांत है, स्यादवाद, और स्याद का अर्थ होता है रिलेटिवली। स्याद हम कहते हैं ना शायद, तो शायद यहाँ पर कन्फ्यूजन की अवस्था नहीं है। शायद यहाँ पर कन्फ्यूजन को नहीं दर्शाता, अनसर्टेनिटी को नहीं दर्शाता। शायद का यहाँ पर अर्थ होता है रिलेटिवली स्पीकिंग, सापेक्ष रूप से ऐसा हो सकता है। तो स्यादवाद जैन दर्शन में थियरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है, थियरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज। आप देखिए कि भारतीय दर्शन की यह महिमा है कि जैन दर्शन, जो कि आज से लगभग आप मान लीजिए कि 2500-2600 साल पहले यह दर्शन दिया गया होगा, तो उस समय यहाँ पर भारतीय दर्शन में यह अंतर्दृष्टि थी कि ज्ञान भी सापेक्ष हो सकता है। बाद में इसे विज्ञान ने 1905 में, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पर पेपर्स पब्लिश किए 1905 में, और फिर 1915 में जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पर उन्होंने पेपर पब्लिश की, तब जाकर दुनिया ने वैज्ञानिक रूप से माना कि हमारा दृष्टिकोण सापेक्षिक हो सकता है। तो स्यादवाद का जो जैन धर्म का दर्शन है कि ज्ञान सापेक्षिक होता है, यह विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारा दृष्टिकोण क्या है, हम किन चीज़ों को देख समझ पा रहे हैं। और उसमें एक बड़ा प्रचलित उदाहरण है हाथी का। एक हाथी को जब 5 ब्लाइंड लोग, अंधे लोग जब देखते हैं, जब उसका स्पर्श करते हैं, तो पांचों लोगों को हाथी अलग अलग चीज़ मालूम पड़ता है। जैसे जो हाथी के शरीर को छूता है व्यक्ति, उसे लगता है हाथी दीवार के ऐसा है। जो उसकी पूंछ को छूता है उसे लगता है कि हाथी तो पूंछ होगा। हाथी मतलब पूंछ, क्योंकि वो जहाँ तक समझ पा रहा है वो उसकी बात कर रहा है। यदि किसी ने हाथी के कान को छुआ तो उनमें से एक ने कहा कि हाथी तो पंखा है, वो पंखे के जैसा है। दूसरे ने उसके पैर को छुआ और कहा कि हाथी पेड़ है, हाथी पेड़ के जैसा है। फिर किसी ने उसकी सूंड को छुआ और कहा कि यह तो मोटा सांप है, और जिसने उसकी दांत को छुआ उसने कहा कि यह तो भाले के तरह का है, स्पीयर के जैसा है। तो आप देखिए कि क्या हाथी इनमें से, इन पांचों में से कुछ भी है? क्या पांचों सही थे, या हर कोई थोड़ा थोड़ा सही था? हर कोई थोड़ा थोड़ा सही था। और जब कोई व्यक्ति हाथी को देखता है जो देख पाने में सक्षम हो, तो वह हाथी के पूरे उसके अस्तित्व को देखता है। तो इस तरीके से जैन दर्शन हाथी का उदाहरण देते हुए और 5 ब्लाइंड लोगों का उदाहरण देते हुए बताता है कि हमारी ज्ञान तक पहुंच जितनी होती है हम उसे उतना ही समझ पाते हैं, और हम सभी अपने अपने जगह पर सही हो सकते हैं, दूसरा गलत नहीं हो सकता। तो इसी चीज़ का बोध कराता हुआ अल्बेर कामू का यह कोट हम लोगों ने देखा, द नीड टू बी राइट इज द साइन ऑफ अ वल्गर माइंड। तो हम हमेशा इस चीज़ को समझें कि दूसरे भी सही हो सकते हैं, हम भी विभिन्न परिस्थितियों में गलत हो सकते हैं, और यह हमारे एक विकसित सोच को ही प्रदर्शित करेगा। हम जब इस तरीके से सोचने के लिए प्रेरित होंगे तो हमारे जीवन में डाइवर्स आउटलुक्स आ सकेंगे, हमारा दृष्टिकोण और ज़्यादा व्यापक बन सकेगा, और हमारा ज्ञान और ज़्यादा समृद्ध हो सकेगा। इसी के साथ धन्यवाद हमारे इस कक्षा से जुड़ने के लिए, और आप अपने इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल फीडबैक्स हमें कमेंट में जाकर अवश्य बताएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो।